हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों आज है 21 अप्रैल और आज की वीडियो में हम 21 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यूपी करंट अफेयर्स की लास्ट 6 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इस PDF ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो PDF ई बुक है जुलाई 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक की है। इसके अलावा अगर आपको जनवरी और फरवरी 2023 मंथ की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की, तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, सरकार ने स्वच्छ गंगा मिशन के लिए 638 करोड़ रुपए की कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए भारत सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने हस्ताक्षर किए हैं। अगला है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार किस देश ने जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है? तो अभी जो है इंडिया ने चीन को पीछे छोड़ दिया है जनसंख्या के मामले में, और ये जो रिपोर्ट है वो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा जारी की गई है। अगला है, हाल ही में किस राज्य के कुंभुम अंगूर को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग दिया गया? तो ये है तमिलनाडु से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व लीवर दिवस जो है ये हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है, जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करने के लिए किस देश ने भारत की मदद मांगी है? तो किस देश ने मांगी है? नाइजीरिया ने, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अगला है, अंडर 20 फीफा विश्व कप के मेजबान के रूप में इंडोनेशिया की जगह किस देश को चुना गया है? तो इंडोनेशिया की जगह जो है अर्जेंटीना को चुना गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, 100 दिन का काम पूरा करने वाले परिवारों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? यानी मनरेगा के तहत जो काम दिया जाता है तो उसका जो लक्ष्य होता है कि 100 दिन का काम व्यक्ति को मिलना। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 100 दिन का काम पूरा करने वाले परिवारों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो है 4,99,947 परिवारों के साथ 100 दिनों का काम पूरा करने के साथ देश में ये शीर्ष पर है। इसके बाद केरल आता है जहाँ पे 4,48,913 परिवार, और इसके बाद राजस्थान आता है जो कि तीसरे नंबर पर है। तो यानी कि अगर हम बात करें कि मनरेगा के तहत कितने परिवारों को 100 दिन का काम मिला, क्योंकि 100 दिन का लक्ष्य होता है मनरेगा के तहत, तो उस पूरे 100 दिनों का काम दिया गया है, तो सबसे ज़्यादा जो है किस राज्य में दिया गया है? तो वो है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में 4,99,947 परिवारों को जो है 100 दिन का काम दिया गया है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे मनरेगा के तहत सबसे अधिक काम देने के मामले में कौन सा है? यूपी है। उसके बाद कौन सा आता है? तो केरल, और उसके बाद आता है राजस्थान। लगातार चौथे वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यानी हम इसे मनरेगा कहते हैं, तो मनरेगा के तहत व्यक्ति दिवस सृजन के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो उसमें आता है राजस्थान। और यहाँ पे जो है 35.61 करोड़ व्यक्ति सृजन दिवस जो है वो किए गए। देश में शीर्ष पर रहा। यूपी की अगर हम बात करें तो व्यक्ति दिवस सृजन में जो यूपी है वो तीसरे स्थान पे आता है, और यहाँ पे 31.18 करोड़ जो है वो व्यक्ति दिवस सृजन किए गए। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे, अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्यक्ति दिवस सृजन के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है मनरेगा में, तो ध्यान रखेंगे राजस्थान, यूपी है तीसरे स्थान पे। और अगर ये कहा जाए कि मनरेगा के तहत पूरा 100 दिन का काम देने की संख्या के मामले अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा जो रोज़गार दिया गया है तो वो किसने दिया है? तो वो दिया है उत्तर प्रदेश ने, क्योंकि यहाँ पर जो है 4,99,947 परिवारों को मनरेगा के तहत 100 दिन का काम दिया गया है। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले की हींग को GI टैग दिया गया है? तो अभी जो है हाथरस की हींग को GI टैग दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश
की जो हाथरस है, तो हाथरस से संबंधित उत्पाद है हींग, और हींग को अभी जो है जीआई टैग दिया गया है। इस उपलब्धि से हाथरस में लगभग 100 करोड़ से भी ज़्यादा के हींग कारोबार को रफ्तार मिलेगी, क्योंकि जीआई टैग इस हींग को दिया गया है। तो इससे जो हींग है ये देश दुनिया में इसकी मांग बढ़ेगी, जिससे इसका कारोबार करने वाले लोगों को फ़ायदा होगा। वहीं यूपी सरकार ने हाथरस के हींग को एक जिला एक उत्पाद योजना में भी शामिल किया है। यानी अगर हाथरस की हम बात करें, यहाँ का ODUP कौन सा है, तो वो है हींग, और जो हींग है इसको एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया है। हाथरस में ये जो कारोबार है, यानी हींग का जो कारोबार है, वो पिछले 150 वर्षों से किया जा रहा है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले की हींग को जीआई टैग दिया गया, तो ये जो है हाथरस की हींग है जिसे जीआई टैग दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। दोस्तों अभी यूपी की अगर हम बात करें तो बनारस के 4 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया था, और वो 4 उत्पाद कौन कौन से हैं, तो वो चारों आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, एक तो बनारसी पान को जीआई टैग दिया गया, दूसरा आप ध्यान रखेंगे बनारसी लंगड़ा आम, और तीसरा है रामनगर भंता जो कि बैगन का होता है, और चौथा था आदम चीनी चावल। तो ये 4 जो उत्पाद हैं वो वाराणसी से संबंधित थे, और चारों को ही अभी जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप यूपी से। अब यहाँ पर कुछ राज्यों के उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है, तो ये हमने आपको कल की वीडियो में भी इसका रिवीजन करवाया था, और आज हम फिर इसको जो है रिवाइज करेंगे। बसोहली पेंटिंग है जैसे, तो ये कहाँ से संबंधित है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर से है बसोहली पेंटिंग। लकड़ी की नक्काशी या हम कहें वुड कार्विंग, ये कहाँ से संबंधित है, तो ये है लद्दाख से संबंधित, इसको भी ध्यान रखेंगे। तीसरा है नागरी दुबरा चावल, ये कहाँ से संबंधित है, तो ये जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित है। नागरी दुबरा चावल एक चावल की किस्म है। गोंड पेंटिंग कहाँ से है, तो ध्यान रखेंगे आप इसको मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से जो है गोंड पेंटिंग संबंधित है, जिसको जीआई टैग दिया गया। मरचा चावल ये कहाँ का है, तो ये जो है बिहार का है। मरचा चावल, बिहार के मरचा चावल को भी जीआई टैग दिया गया था। और कुंभम अंगूर ये कहाँ से है, तो ये आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु। तमिलनाडु से जो है कुंभम अंगूर को जीआई टैग दिया गया। तो ये राज्यों से संबंधित हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ऐसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी आप लोग याद रखेंगे। अगला है उत्तर प्रदेश के हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय के किस प्रोफेसर द्वारा एक धुआं रहित चूल्हा तैयार किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी जे भास्कर और प्रोफेसर AK राठौर के द्वारा। दोस्तों HBTU के मैकेनिकल इंजीनियरिंग व केमिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर संग 3 छात्र हैं जिन्होंने धुआं रहित एक चूल्हा तैयार किया है, और ये जो चूल्हा है काफ़ी अभी चर्चा में है, तो इस वजह से इम्पोर्टेंट है। चूल्हे में किसान के खेत की पयार, गेहूं के डंठल, सोयाबीन और मूंगफली के छिलके और लकड़ी के बुरादे से तैयार होने वाली पैलेट्स का ईंधन के तौर पर प्रयोग किया जाता है। चूल्हा विज्ञान की आंशिक प्रज्वलन और पूर्ण प्रज्वलन सिद्धांत पे काम करता है। HBTU के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर जे भास्कर और केमिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर AK राठौर के साथ 3 छात्र कौन कौन से हैं, निर्वेश शुक्ल, आशीष सिंह परिहार और मोइनुद्दीन। तो ये 3 छात्र हैं जिनके सहयोग से इस प्रोजेक्ट पे काम किया गया। ठीक, तो यहाँ से ध्यान क्या रखना है आपको, एक तो ये ध्यान रखेंगे कि जो प्रोफेसर हैं उनका नाम ध्यान रखना है आपको, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर जे भास्कर और केमिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर AK राठौर। तो इनके द्वारा जो है इस चूल्हा को बनाया गया है और ये धुआं रहित चूल्हा है। ठीक है, और अगर कहा जाए कौन सा विश्वविद्यालय, तो हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय यानी कि HBTU। अगला है साल 2023 के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए आशा भोसले को, और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों प्रख्यात गायिका व लता मंगेशकर की छोटी बहन हैं आशा भोसले। इनको जो है इस साल लता मंगेशकर की याद में मंगेशकर परिवार और ट्रस्ट द्वारा स्थापित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यानी ये जो पुरस्कार है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ये जो है लता मंगेशकर की याद में शुरू किया गया था ये पुरस्कार, और ये इस बार दूसरी बार दिया जाएगा, क्योंकि पिछली बार ये शुरू हुआ था पिछली साल, और पहली बार ये जो अवार्ड है वो किसको मिला था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है पहली बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ध्यान रखेंगे इस बार ये दूसरी बार दिया जा रहा है, और दूसरी बार आशा भोसले को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और जो आशा भोसले हैं ये प्रख्यात गायिका हैं और लता मंगेशकर की छोटी बहन है।
पुरस्कार समारोह 24 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा, जो उनके पिता की मृत्यु की वार्षिक उपलक्ष्य में है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार है और ये ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो कि राष्ट्र या उसके लोगों और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो ऐसे व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया जाता है और पहली बार जो ये जो पुरस्कार है वो पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया था। तो इस बार का ध्यान रखेंगे आप, आशा भोसले को दिया जाएगा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। अगला है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे धनी शहर कौन सा रहा? तो दुनिया का जो सबसे धनी शहर है वो रहा है न्यूयॉर्क, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन फर्म हेनले एंड पार्टनर्स की एक रिपोर्ट जारी हुई है दुनिया की सबसे अमीर शहरों की। तो इस सूची में जो अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर है ये 58 अरबपतियों के साथ दुनिया का सबसे धनी शहर है। इसके बाद जापान की राजधानी टोक्यो और अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया स्थित शहर द सैन फ्रांसिस्को के एरिया क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पे आते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अभी जो रिपोर्ट जारी की गई है दुनिया के सबसे अमीर शहरों की, तो जो सबसे अमीर शहर है वो कौन सा रहा? अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर, ये जो है सबसे अमीर शहर रहा है। रिपोर्ट में जो टॉप 10 शहर हैं सबसे अमीर, उनमें से 4 शहर अमेरिका के शामिल हैं। न्यूयॉर्क हो गया, द बे एरिया, लॉस एंजल्स और शिकागो। तो ये 4 जो शहर हैं वो अमेरिका के हैं इसमें टॉप 10 में। तो ये आपको वैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि जो सबसे धनी शहर है वो कौन सा है? तो न्यूयॉर्क जो है वो टॉप पे आता है, जो कि अमेरिका का शहर है। अगला है, गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य ने पहली बार जल बजट अपनाया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी, केरल सरकार ने। दोस्तों, गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए केरल ने एक जल बजट अपनाया है, जो देश में पहली बार है, क्योंकि जल के लिए कोई बजट जो है अभी तक किसी राज्य में नहीं अपनाया गया। केरल ने इस तरह का बजट जो है पहली बार पेश किया है। तो ये ध्यान रखेंगे। 94 ग्राम पंचायतों को शामिल करते हुए 15 ब्लॉक पंचायतों में विस्तार से विवरणों का अनावरण केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने किया है। यह राज्य के लिए अहम तरल संसाधन की मांग और आपूर्ति का आकलन करने और उसे उपयुक्त रूप से बांटने में मदद करेगा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जल के लिए जो है किसी तरह का बजट किसी राज्य में पेश नहीं किया गया है। तो इस वजह से आप लोग जो है इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ऐसा पहली बार जल बजट जो है पेश किया गया केरल में। और उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यही है कि जो गर्मियों में पानी की कमी होती है तो उस समस्या से निपटा जाए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगला है, दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन सा देश बना? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा नार्को स्टेट है वो कौन सा देश बना है? सीरिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, सीरिया जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है। अब नार्को स्टेट का मतलब क्या है? तो नार्को स्टेट का मतलब है कि ऐसा देश जो अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए नशे के निर्यात पर निर्भर है। इसकी अर्थव्यवस्था नशे से ही चलती है, ये होता है नार्को स्टेट। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा नार्को स्टेट है वो कौन सा बन गया? सीरिया। यानी इसकी जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो किस पर निर्भर है? वो है नशे के निर्यात पर निर्भर। सीरिया खास तौर पर एम्फेटिन जैसे टैबलेट का एक्सपोर्ट करता है। इसे कैप्टागन या गरीबों का कोक भी कहा जाता है। नशे के निर्यात से होने वाली कमाई का सीरिया की विदेशी मुद्रा में 90% हिस्सा है। कैप्टागन क्या है? तो कैप्टागन एक टैबलेट है जो एम्फेटिन और कैफीन से बनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दवा के आयात, निर्यात और सेवन पर प्रतिबंध लगा है। बावजूद इसके जो सीरिया है वो इसका आयात और निर्यात करता है और इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो इसी यानी कि नशे के जो उत्पाद हैं उन्हीं पे निर्भर है। और इसी वजह से जो सीरिया है वो दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें कैप्टागन जो टैबलेट है इसके बारे में, तो दोस्तों ये जो टैबलेट है कैप्टागन, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका जो प्रयोग है वो नार्कोलेप्सी और डिप्रेशन से निपटने के लिए किया जाता है। इसका जो निर्माण है कब किया गया था, कब इस टैबलेट को बनाया गया था? तो 1961 में, ठीक है। इसको ध्यान रखें, 1961 में इस टैबलेट को बनाया गया था। और ये जो टैबलेट है एक जर्मनी की कंपनी थी जिसने इसको बनाया था और इसका उपयोग किस लिए किया गया था? तो डिप्रेशन से निपटने के लिए और नार्कोलेप्सी के निपटने के लिए इसको जो है बनाया गया था। अभी जैसे हम बात करें इस दवा की, इस टैबलेट की कीमत की बात करें तो ये टैबलेट काफ़ी महंगा है, ठीक है।
शुरुआती दिनों में इस दवा की जो कीमत है वो $1 हुआ करती थी जब इसका निर्माण हुआ था, लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें तो इसकी कीमत $14 से $20 प्रति टैबलेट इसकी कीमत होती है, कैप्टागन टैबलेट की। ठीक है, कितनी? $14 से $20 इसकी कीमत है प्रति एक टैबलेट की। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महंगा है, और इसी पर जो सीरिया है वो उसकी अर्थव्यवस्था निर्भर है। इसी वजह से जो सीरिया है ये दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है। अगला है, आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज कौन बने? तो ये बन गए हैं रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, रोहित शर्मा आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। कल हैदराबाद में एसआरएच के खिलाफ खेले गए एक मैच के दौरान उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। रोहित के अब आईपीएल में कितने रन हो गए हैं? तो 6014 रन इनके हो गए हैं। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा से पहले आईपीएल में 6000 रन का आंकड़ा पार करने वाले कौन कौन से खिलाड़ी हैं? तो विराट कोहली हैं, शिखर धवन है और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर हैं। रोहित आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले तीसरे भारतीय भी बन गए हैं। अगर भारतीय की बात की जाए तो तीसरे, और अगर ओवरऑल पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो ये चौथे बल्लेबाज बने हैं। ठीक है, इससे पहले कौन कौन है उनके भी नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। विराट कोहली हो गए, शिखर धवन हो गए और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर हो गए। तो दोस्तों, ये थे 21 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। ये कल के वीडियो को क्वेश्चन है जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा उत्तर प्रदेश की कितनी पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। आंसर इसका करेक्ट था बी, 2 पंचायतों को, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए, लेकिन कुछ ही स्टूडेंट्स ने इसका आंसर किया। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर किया करो। ठीक है, तो ये रहा आज का क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है? इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और सभी लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर करें। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छे लगे हों, तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। और अगर आपको कुछ इसमें लगता है कि सुधार किया जा सकता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, लेकिन सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। तो अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन अब तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।